1, 2, 3। वैसे इतने पैसों में तो यार स्टार्टअप का गुजारा होने नहीं वाला है, पर जितने मिनट की ये वीडियो है उतने टाइम में आप 20 लाख रुपए की फंडिंग रेज कर सकते हैं अपने स्टार्टअप के लिए। उस कंपटीशन के बारे में बताने वाला हूँ। इसके अलावा विराट कोहली से रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी है और कैसे एक यूट्यूब चैनल ने फंडिंग रेज करके वो एक स्टार्टअप बन गए हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़बरदस्त फंडिंग हुई है, तो वीडियो को आखिर तक देखना और हम जल्दी से इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्टार्टअप और फंडिंग न्यूज़ की वीडियो शुरू करते हैं। पहली न्यूज में हम द 10 मिनट मिलियन चैलेंज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये आईआईटी बॉम्बे के ईसेल का फ्लैगशिप इवेंट है जिसका अभी 7th एडिशन होने वाला है। इसमें बेसिकली फाउंडर्स को अपना स्टार्टअप प्रेजेंट करना होता है 16 एंजल इन्वेस्टर्स के सामने, और इसके लिए उनको 10 मिनट का टाइम मिलता है। अगर एंजल इन्वेस्टर्स को उनका स्टार्टअप पसंद आया तो वो 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, और अभी इसकी रजिस्ट्रेशन 15 जनवरी तक खुली हुई है, बिल्कुल फ्री है। तो अगर आप कोई अपने स्टार्टअप पे काम कर रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये मौका आपको मिस नहीं करना चाहिए। अगली न्यूज में हम विराट कोहली के कंट्रोवर्सी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो विराट कोहली, जैसे कि आप सबको पता ही होगा, MPL यानी मोबाइल प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर हैं और उन्होंने MPL में इन्वेस्ट भी किया हुआ है। उनके पास करीब 0.051% स्टेक भी है। पर अभी रिसेंटली MPL इंडियन क्रिकेट टीम की ऑफिशियल किट स्पॉन्सर और मर्चेंडाइज पार्टनर बन गया है। तो कंट्रोवर्सी ये हुई कि यार शायद विराट कोहली का जो इन्वेस्टमेंट है वो BCCI के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रूल्स को तोड़ता है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। उसमें बेसिकली ये होता है कि यार अगर आप ऐसा कोई स्पॉन्सरशिप या ऐसा कोई डील करते हो थर्ड पार्टी के साथ जिसमें जो आपका मेन काम है, जो कि यहाँ पे क्रिकेट खेलना, उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करे या फिर क्रिकेट को भी किसी अलग वे में अफेक्ट करे, वो करना क्रिकेटर्स को अलाउड नहीं है। तो इसमें कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यार क्योंकि विराट कोहली का बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है MPL में, और ना वो MPL के लिए रूल बना सकते हैं, ना वो BCCI के सीनियर मैनेजमेंट में जो कि डिसाइड कर सकता है कि यार कौन ऑफिशियल किट स्पॉन्सर बनेगा, तो उस हिसाब से तो यार उन्होंने कोई रूल्स तोड़े नहीं है। पर आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पे कोई रूल्स तोड़ा जा रहा है या फालतू में कंट्रोवर्सी करी जा रही है? कमेंट्स में अपने ओपिनियंस जरूर बताना। अगली न्यूज में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि यार इंटरनेट शटडाउन की वजह से इंडियन इकोनॉमी को कितना नुकसान हुआ है 2020 में। तो टोटल में दुनिया भर में इंटरनेट शटडाउन की वजह से $4 बिलियन का नुकसान हुआ है। और आप जान के हैरान रह जाएंगे कि यार इसमें से जो 75% नुकसान है वो इंडिया को ही हुआ है, और इंडिया को करीब $2.8 बिलियन का नुकसान हुआ है इंटरनेट शटडाउन की वजह से। अगर आप सेकंड नंबर की बात करें, उसमें आता है बेलारूस, जिनको करीब $336 मिलियन का नुकसान हुआ है, मतलब उससे करीब 8 गुना ज़्यादा नुकसान इंडिया को हुआ है। और इसका जो मेजर कारण था वो ये था कि यार जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी टाइम तक इंटरनेट बंद कर दिया गया था, और अभी धीरे धीरे 2G सर्विसेज ला रहे हैं। उसके बाद CA प्रोटेस्ट में भी काफ़ी जगहों पे इंटरनेट बंद किया गया था, तो इसकी वजह से इंडिया में इतना ज़्यादा लॉस हुआ है। तो वैसे आप देखेंगे कि दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री चाइना में वैसे इंटरनेट बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड है। दूसरे नंबर पे इंडिया आता है, और इंडिया में काफ़ी डाइवर्स पॉपुलेशन है, तो इसीलिए गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए, ताकि लोगों को ज़्यादा नुकसान ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट को इंटरनेट बंद करना पड़ता है। पर क्या आपको लगता है कि यार इतना ज़्यादा इंटरनेट बंद करना चाहिए? मतलब क्या गवर्नमेंट को कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन नहीं ढूंढना चाहिए जिसमें एक्चुअली वो लोग जो एक्चुअल में काम करना चाहते हैं उनको फालतू में इन चीज़ों की वजह से लॉस ना हो? कमेंट्स में अपने ओपिनियंस ज़रूर शेयर करना। अब बढ़ते हैं फंडिंग न्यूज़ की ओर, जानते हैं कि यार किस स्टार्टअप ने कितने मिलियन डॉलर्स की फंडिंग उठाई है इस हफ्ते। पहली और सबसे बड़ी फंडिंग न्यूज़ ये है कि यार B2B ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म उड़ान ने अभी $280 मिलियन की फंडिंग रेज कर ली है। तो इससे पहले उन्होंने करीब $585 मिलियन की फंडिंग रेज करी थी, और टोटल में इन्होंने $1 बिलियन से भी ज़्यादा फंडिंग रेज करी हुई है। तो उड़ान की शुरुआत 2018 में हुई थी, और बेसिकली वो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स, ट्रेडर्स, रिटेलर्स, इन सबको एक दूसरे को बल्क में अपने गुड्स और सर्विसेज बेच सकते हैं। तो इससे दुकान वालों को पता चल जाएगा कि यार मार्केट में बेस्ट रेट कहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा वो छोटे सेलर्स को क्रेडिट फैसिलिटी भी देते हैं। पर इस फंडिंग की मदद से जो उनके प्लेटफॉर्म में जो प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज अवेलेबल हैं उनको एक्सपैंड करेंगे। अभी मेनली उनके प्लेटफॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एंड किचनवेयर, फुटवेयर और क्लोथिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा वो बिजनेसेस को डिजिटाइज करने में मदद करेंगे, यूज़र एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को भी और इम्प्रूव करेंगे, और अपने सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम करेंगे। तो पैंडेमिक की वजह से ऑफलाइन दुकानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो अब उनको भी समझ आ गया कि यार डिजिटल होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और होपफुली उड़ान अगर ऐसे ही वो ज़बरदस्त काम करते रहे, आगे जाके क्या पता इंडिया के अलीबाबा बन जाए। दूसरी फंडिंग न्यूज़ ये है कि यार स्मार्टफोन, एक्सेसरीज
ऑडियो एंड वेरेबल डिवाइसेस कंपनी बोट ने $100 मिलियन की फंडिंग रेज कर ली है वारबर्ग पिनकस से। तो आपको पता ही होगा कि यार पहले जो स्मार्टफोन एक्सेसरीज और ऑडियो का सेगमेंट था उसमें सिर्फ हाई एंड ब्रांड्स ही होते थे, जैसे सैमसंग, एप्पल, सोनी इत्यादि। उसके बाद चाइनीज़ ब्रांड्स आने लग गए और वो रेट को तो बिल्कुल बहुत ही नीचे ले गए और पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया। पर 2016 में बोट ने इस सेगमेंट में एंट्री मारी और अपने आप को एक लाइफस्टाइल ब्रांड की तरह प्रेजेंट किया। उसके बाद बोट के जो स्मार्टफोन एक्सेसरीज हैं, ऑडियो प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुए और वेरेबल मार्केट में भी उन्होंने एंट्री मारी, जहाँ पे वो बहुत कम टाइम में दुनिया के 5th लार्जेस्ट वेरेबल ब्रांड बन गए और उनका मार्केट शेयर करीब 2.6% है। पर फिर पैंडेमिक हुआ और जो उनका चाइना में सप्लाई चेन था वो काफ़ी ज़्यादा डिसरप्ट हुआ और इंडिया और चाइना के बीच में भी काफ़ी अनबन रही। तो उसके बाद बोट ने डिसाइड किया कि यार वो अपना सप्लाई चेन इंडिया में मूव करेगा और लोकल मैन्युफैक्चरिंग में फोकस करेगा, जिसके लिए उन्होंने मेजरली फंडिंग उठाया है। और इसके अलावा वो R&D में भी इन्वेस्ट करेंगे ताकि वो नए डिवाइसेस और नए कैटेगरीज में एक्सपैंड कर पाएँ। उनके बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स और एक्टर्स भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। होपफुली इस फंडिंग की मदद से वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करके चाइनीज़ कंपनीज के साथ और बेहतर कंपीट कर पाएंगे। तीसरी न्यूज़ है कि यार बैंगलोर हेडक्वार्टर्ड फिनटेक स्टार्टअप क्रेड ने अपने सीरीज C राउंड में $81 मिलियन की फंडिंग रेज कर ली है। तो क्रेड की शुरुआत 2018 में हुई थी और 2 साल में अब उनका वैल्यूएशन $806 मिलियन हो गया है। पिछले महीने उन्होंने $80 मिलियन की फंडिंग उठाई थी। और इंटरेस्टिंग बात यह कि कंपनी को सिर्फ 2 साल हुए और वो अपना पहला ESOP बायबैक स्कीम भी लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें जो अर्ली एम्प्लॉयज़ हैं उनको मौका मिलेगा अपने स्टॉक ऑप्शंस बेचने के लिए। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जो अर्ली एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उनको इतनी जल्दी अपने मेहनत का फल मिल रहा है। तो इससे पता चलता है कि यार स्टार्टअप भी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रही है। वैसे क्रेडिट, जैसे कि आपको पता है कि यार ऐप यूज़ करने के लिए आपका क्रेडिट कार्ड स्कोर 750 से ज़्यादा होना चाहिए और आप ऐप के थ्रू अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स पे कर सकते हो। अब धीरे धीरे उन्होंने D2C मार्केट प्लेस भी बना लिया है और आगे जाके वो कई इंटरेस्टिंग फिनटेक प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे लेंडिंग और पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट के स्पेस में। तो अभी रिसेंटली उन्होंने वीज़ा और रेजर पे के साथ मिलके क्रेड पे का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, जिसके थ्रू आप कई D2C प्लेटफॉर्म्स जैसे द मैन कंपनी, मैन मैटर्स, द होल ट्रूथ इत्यादि के प्रोडक्ट्स थोड़े डिस्काउंट्स में खरीद सकते हो। और क्रेड का कहना है कि यार बेसिकली क्योंकि उनके पास प्रीमियम यूजर्स हैं तो ये यूजुअली ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदते हैं इन D2C ब्रांड से, तो ये इनका मेन USP होने वाला है। तो देखना पड़ेगा कि यार आगे जाके क्रेड और क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आता है। अगली फंडिंग न्यूज़ ये है कि यार पॉकेट एसेस ने 17 करोड़ रुपए की डेट फंडिंग रेज कर ली है। तो पॉकेट एसेस के अंदर कई पॉपुलर यूट्यूब चैनल्स आते हैं जैसे फिल्टर कॉपी, डाइस मीडिया, गॉबल, नटशेल इत्यादि। और 2020 में उन्होंने अपना टैलेंट मैनेजमेंट डिवीजन क्लाउड भी लॉन्च किया है, जिसके अंदर वो करीब 60 पर्सनालिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा उन्होंने इससे पहले गेमिंग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लोको को भी खरीदा हुआ था, जो कि पैंडेमिक में काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है क्योंकि उन्होंने कई सारे इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट्स कंडक्ट करवाए हैं। तो अभी इस फंडिंग की मदद से वो अपने और कंटेंट लाइब्रेरी को एक्सपैंड करने वाले हैं, नए कंटेंट फॉर्मेट्स ट्राई करेंगे, अपना टैलेंट मैनेजमेंट डिवीजन में भी इन्वेस्ट करेंगे। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि यार आजकल यूट्यूब चैनल्स भी अब फुल फ्लेजेड स्टार्टअप्स बन गए हैं और इनिशियली तो वो यूट्यूब चैनल से शुरू करते हैं बट धीरे धीरे बहुत डिफरेंट चीज़ों में एक्सपैंड कर लेते हैं। होपफुली इस फंडिंग की मदद से पॉकेट एसेस अब नेक्स्ट लेवल पे पहुंच पाएगा। तो दोस्तों ये थी इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्टार्टअप और फंडिंग न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना और घंटा भी दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंस्टाग्राम का लिंक, ट्विटर का लिंक सब डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके वहाँ फॉलो कर लो। आजकल हर दिन मैं इंस्टाग्राम में एक नई मिनी केस स्टडी डाल रहा हूँ, इंटरेस्टिंग मीम्स और डिफरेंट वीडियोज़ भी पोस्ट कर रहा हूँ। और आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।